ये एग्जाम में कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। ये ऐसे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन आफ्टर रोलिंग, ठीक है, फ्रॉम हाइट h, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। एक हाइट से h हाइट से आने वाला ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो रोल करके आ रहा है h हाइट से, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी एट द ग्राउंड। तो तुम ये वाला नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते ये वाला? क्योंकि ये सीधे लीनियर मोशन है बस। यहां रोलिंग मोशन भी बोल रहा है, रोटेशनल मोशन भी बोल रहा है, इसीलिए उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए कैसे काम करेगा, तुमको कैसे काम करना है वो देखिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक मेरा स्फीयर है, दिस द स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और मास है 2 kg। 10 सेंटीमीटर मास है 2 kg। कितने हाइट पे रखा है? मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 मीटर तो नहीं, कम कर लेते हैं, हाइट ले लीजिए कितना, 6 मीटर, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब बताना है तुमको कि जब वो रोल करते हुए आएगा, ओमेगा भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, उसका स्पीड बताना है। तो मैंने पहले ही बता दिया है ये कौन है, सॉलिड स्फीयर है। क्या बता दिया मैंने? सॉलिड स्फीयर। और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस नहीं होगा तो ऐसे करना है। समझ में आया इतना? अच्छा बताओ तो फिर फटाफट, अब सोचो। या देखो ऐसे पूछ सकता है सीधे, वहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन बताओ, ठीक है, तो पूछ सकता है। चलिए पहले मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होगा भाई, जरा बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, बताओ, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि मुझको तो पहले से ही पता है ना कि आई कितना है। क्यों पता है मुझे पहले से ही? सॉलिड स्फीयर है, तो मैं यहां पे सीधे वैल्यू रखूंगा ना। क्या रखूंगा? वैल्यू। कितना रखे सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। और ओमेगा का वैल्यू जरा बताओ, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? v/r²। बताओ समझ में आया? अभी तो बताया था रिलेशन भाई, v इक्वल टू ओमेगा r, v इक्वल टू ओमेगा r। करवाया था नहीं करवाया था? बोलो। हाँ बोलो। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वो याद कर रहे हो के, फिर तुमको के निकालना पड़ेगा। मतलब तुम्हें पहले याद करना पड़ेगा कि सॉलिड स्फीयर का के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, फिर तुम्हें करना पड़ेगा डिस्क का कितना होता है, फिर तुम्हें रिंग का करना पड़ेगा कितना होता है। तो उससे अच्छा एक चीज याद कर लो ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो उसी से काम चल जाएगा। अब लेकिन मान लो कोई ऑप्शन ना ही बचे तो फिर क्या ही करोगे, फिर तो करना ही है। फिर तो क्या करोगे, इजी है, 2/5 mr² इक्वल टू mk² रख दो, तो m से m कट गया, k का वैल्यू कितना आ गया, √2/5r। फिर तुम ये यूज कर लो डायरेक्ट, उस फॉर्मूले में k का वैल्यू ये यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते, दोनों करके, दोनों से करके चेक कर लेते। जी का वैल्यू तो 10 ही रहेगा, 10 मान लो, 9.8 जितना भी दे रखा, जी में ही आंसर देंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कितना आया था, जल्दी बताइए। कितना लिखा था मैंने? हाफ mv² प्लस 1/2 2/5 mr²। कहां से आया, सबको समझ में आ गया या नहीं बताइए? और v/r का होल स्क्वायर क्यों किया, सबको पता लग गया क्या नहीं? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, v/r, इसलिए हमने उठा के यहां रख दिया। सभी में यही करना है, रिंग देगा, डिस्क देगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी देगा। मान लीजिए डिस्क जा रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, कितना होता है? हाफ mr² होता है। डिस्क अगर है, डिस्क है, ऐसे घूम रहा है, डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो डिस्क इसके अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट, तो हमेशा हाफ mr² होगा। रिंग घूम रहा है, रिंग ऐसे घूम रहा है, ये रिंग है, ऐसे घूम रहा है रिंग, तो क्या होगा? mr² होगा। क्या होगा? mr²। ऐसे याद रखना है भाई। अच्छा, रिंग की जगह पाइप आ जाए तो होलो पाइप कितना आएगा? सेम। रिंग को पाइप बना सकते हैं ना,
एक्सटेंड कर दो, बहुत सारे रिंग लगा दो, क्या बन जाएगा? पाइप। तो सिलिंड्रिकल पाइप अगर होगा, मैंने उस दिन भी बताया था, सिलिंड्रिकल पाइप होगा तो भी आंसर क्या है? mr²। और डिस्क से क्या बनाओगे? सॉलिड सिलेंडर। क्या बनाओगे? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर भी बनाओगे तो भी क्या होगा? सेम आंसर, हाफ mr²। बताइए जल्दी, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, फिर बताइए, सॉल्व करिए उसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हाफ mv² प्लस, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 और ये mr² इंटू v²/r²। हमेशा देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तुमको पता है हर बार यही आने वाला है, बस ये नंबर बदलेगा। बस कहीं पे 1/5 आएगा, कहीं पे 2/5 आएगा, कहीं पे 3/5, मतलब 1/2 भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, ये बस यही चेंज होगा, बाकी आएगा mv² ही। तो एलसीएम लो, कितना एलसीएम हो गया? 10, 5 + 2 mv², कितना बन गया भाई? 7/10 mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। समझ में आया? वैसे नॉर्मली देख रहे थे, अगर मान लो कोई मतलब स्फीयर को अगर पॉइंट साइज बनाओ और उसको h हाइट से नीचे लेके जाओ तो कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा उसमें? हाफ mv² आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अगर उसको रोल करते हुए ले जाओगे तो कितना आएगा? 7/10 mv²। कितना आएगा? 7/10 mv²। समझ में आ गया? तो अगर जब सबको समझ में आ गया अच्छे से, तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास यहां पर एक डिस्क है, अब की बार r रेडियस का डिस्क है, ठीक है, और वो रोल करते हुए नीचे आ रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो रोल करते हुए नीचे आ रहा है और यहां पहुंचा, तो रोल करते हुए ओमेगा से रोल कर रहा है, ये डिस्क है, याद रखिए डिस्क। तब तुम ऐसे ही निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, h हाइट से ही गिरा है। अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं एक चीज, मैं ये क्वेश्चन करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताया था भाई उसने, कितनी हाइट से गया है? बताओ, ये एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी या नहीं? जो मिली थी उसको कितना था? mgh। कितना था? और ये कितनी है? 7/10 mv²। तो m से तो m कट ही गया, तो v² कितना आ गया भाई? 10/7 gh, और v कितना आ गया? √10/7 gh। अब बस g और h की वैल्यू लगा दो। v = 10/7, g का वैल्यू 10 ले लो, और हाइट का वैल्यू कितना था? 6। ऐसे करें थोड़ा इजी करने के लिए, उसको 6 ही बना, 7 ले लो, 7 मीटर ले कट जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वरना नो इश्यूज, 100 का 10 बाहर आ जाएगा और 6/7 अंडर रूट में रहेगा, इतने मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया अच्छे से? अगर वो समझ में आ गया, पहले मुझे यहां तक निकाल के बताओ, डिस्क को अगर छोड़ा मैंने, वापस 6 मीटर से छोड़ा है, डिस्क भी 2 kg का ही है, अब बताओ, फिर से पूरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे। लेकिन अब की बार कौन है? अब की बार नीचे कौन आ रहा है? डिस्क। बताओ जरा स्पीड कितना होगा, बोलो। हाँ इस फॉर्मूला से बताएं। हाँ, इस फॉर्मूले से बताते चल। ये देखो बेटा, ये वाले फॉर्मूले से भी एक बार कैलकुलेट कर ले, जो हमने v लिखा था, √2gh डिवाइड बाई 1 + k² बताओ जरा रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना आया था हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए? 2/5 mr² = mk²। ये कैंसिल हो गया, k का वैल्यू आ गया √2/5 r, तो यहां रख दो इसको, 2gh डिवाइड बाई 1 + k का वैल्यू स्क्वायर है भाई, 2/5 r² हो जाएगा, डिवाइड बाई r² से r² कट गया, तो कितना आया? 2gh डिवाइड बाई 1 + 2/5 और 2/5 ही आएगा, तो कितना आ गया? 2gh डिवाइड बाई 5 + 2 डिवाइड बाई 5, अब आ गया ये 7 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, gh डिवाइड बाई 7 कितना आ गया? 10/7 अंडर रूट gh। क्या सेम आ रहा है? बस g और h की वैल्यू रख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बस मैं क्यों कर रहा, मैंने उससे वो लंबे मेथड से क्यों किया? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मेरे पास ऑलरेडी क्या है? मेरे पास ऑलरेडी मुझको एक ही चीज याद करनी है, क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
है ना। अगर तुम देखो, मैं ये मना नहीं कर रहा, ये भी अच्छा है, ये शॉर्टकट भी है, तुम याद कर सकते हो 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले तो कर लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा और स्पीड में हो जाएगा। क्या दोनों मेथड से आंसर सेम आया? क्या दोनों मेथड से सेम आंसर आया या नहीं? गलत करा नहीं है कन्वर्जन? अरे रेडियस चाहिए नहीं ना, रेडियस मिली ही नहीं हमें भाई। देख रेडियस तो मैंने वैल्यू कहां रखनी पड़ी मुझे बता, वैल्यू रखनी पड़ी क्या? वैल्यू रखनी नहीं पड़ी ना, कट गया सब अपने आप, तो मैंने वैल्यू रखी नहीं, क्या प्रॉब्लम है? तो अगर वो रेडियस नहीं भी देता तो भी मेरा सोल्व कर पाता ना मैं ऐसे, ठीक है। सुनो, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, सेम क्वेश्चन करो, अब की बात डिस्क मानो, चलो स्टार्ट करो, सेम क्वेश्चन करो, यहीं से स्टार्ट करो। इसके ऊपर वाली लाइन लिख देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, अभी समझ में आ जाएगा, जल्दी करो। हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जल्दी करो फटाफट, चलो सेम करो। डिस्क है अब की बार, सेकंड केस, नाउ फॉर डिस्क, सेम चीज डिस्क के लिए करो, लेकिन ध्यान रखना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस हाफ एम आर स्क्वायर, कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। जल्दी फटाफट कर दो फटाफट। अच्छा अगर डिस्क होगा, अगर सोचो डिस्क होगा तो क्या होगा, ये अगर अब हटा दो डिस्क, अब क्या कर दो इसको डिस्क, अगर डिस्क होगा तो क्या होने वाला है? प्लस 1/2, कितना होगा भाई? हाफ एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3/4 एम वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको किसके बराबर रख देंगे फिर हम? mgh के, और यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसके इक्वल रख दें mgh वेलोसिटी। समझ में आया? क्या समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आया सबको? सेकंड मेथड में हम वेलोसिटी कितना लिखते हैं? √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बस k का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, m से m कट गया, k का वैल्यू आएगा √1/2 r, बस यहाँ रख दो, तो 1/2 r से कट 1/2, सोल्व करो सेम आएगा 3/4 वाला ही, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहे हैं, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यार ऑब्जेक्ट विच इज rolling down the inclined plane, ठीक है। देखो बेटा, ये एक मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया, अब बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्क कर लो भाई, आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%, 100%। ये एंगल थीटा है, और यहां पर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अभी मैं जैसे सिलेंडर हो ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। ये जो है ये कर रहा है रोल, कितने से? ओमेगा से, ठीक है। अच्छा बताओ, इसको नीचे कौन लेके जा रहा है? इसका सेंटर, ये है सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास पर क्या एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? उस फोर्स का नाम क्या है, किसी को पता है क्या? क्यों साइन थीटा है? क्योंकि एक लगेगा mg नीचे और एक लगेगा mg cos थीटा इधर, याद है न्यूटन्स लॉज में, न्यूटन्स लॉज में करवाए थे ये सब काम, और ये है कितना? एंगल थीटा, ये क्या है? एंगल थीटा। समझ में आ गया? इसके ऊपर लग रहा है एक फ्रिक्शन, अब जरा बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लगेगा सिलेंडर पे, बहुत सोच के बताना फ्रिक्शन। और ये इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से कोई भी चीज नीचे आ रही है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है, तो सोचो अगर वो स्लिप करेगा ऐसे, जैसे अगर मान लो ये ऐसे रोल करते हुए आ रहा है, तो ये रोल करते हुए आ रहा है। जनरली अगर लीनियर मोशन में देखें तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? पीछे की तरफ होना चाहिए,
सही है। तो जनरली लेकिन मतलब होना किधर चाहिए था, इस डायरेक्शन में। चलिए मैं अभी मान लेता हूं फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, mg इधर है, और एक्सेलरेशन किधर आ रहा है इस व्हील का, मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो राइट लीनियर इक्वेशन। सो फॉर लीनियर मोशन, बताओ लीनियर मोशन बोलो क्या है। फॉर लीनियर मोशन कैन आई राइट mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, सही है क्या। अरे लीनियर इक्वेशन देखो भाई, नेट फोर्स बताओ पहले इस मास m पर नेट फोर्स बताओ, आगे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, अरे इस पूरे ब्लॉक को आगे कौन ले जा रहा है, और mg sin थीटा अगर इधर है, ठीक है, mg sin थीटा इधर है तो, और फ्रिक्शन किधर है ऊपर, तो रिवर्स मतलब उसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। कितने एक्सेलरेशन जा रहा है a, तो क्या हम F इक्वल टू एम में नहीं लिख सकते, अरे F नेट इक्वल टू एम में लिख पाएंगे या नहीं, और F नेट बताओ जरा कितना है, आगे की तरफ फोर्स कितना mg sin थीटा, पीछे की तरफ फोर्स कितना फ्रिक्शन। समझ में आया, समझ में आया क्या नहीं, बताइए जल्दी फटाफट। ये कौन सा इक्वेशन लिख दिया, ये कौन सा इक्वेशन लिख दिया, जल्दी बोलो कौन सा इक्वेशन लिख दिया। अब लिखो रोटेशनल मोशन, क्या लिखो, रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन को ऐसे समझना इजी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम तोड़ तोड़ के समझेंगे, ब्रेक ब्रेक करके, लीनियर अलग रोटेशन अलग, तो हम आराम से कर पाएंगे। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, लीनियर मोशन में कोई डाउट है तो, लीनियर मोशन की इक्वेशन लिखने में कोई डाउट है या नहीं है। भाई कोई ऑब्जेक्ट कैसे भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम बस ये देखो ऐसे घूम के जा रहा है या सीधे, तुम बस ये देखो लीनियर मोशन में ये देखो कि ऑब्जेक्ट में इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, जरा देख के बताओ कितने लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स, कौन सा फोर्स है वो, mg वेट है उसका, क्या है वो, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, उसके ऊपर कितना लग रहा है, फ्रिक्शन। तो दोनों का नेट फोर्स कितना रहेगा, क्योंकि जा तो नीचे ही रहा है ना, तो नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस f, उससे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है a, उससे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है a, तो f इक्वल टू ma। कौन सा लॉ है बताइए, कौन सा लॉ है बताइए जल्दी, कौन सा लॉ है जल्दी बताइए, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी, कोई क्वेश्चन किसी का, लिखते जाओगे बोर्ड पे, देखते हो कुछ नहीं होने वाला, ये सब लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, यूट्यूब पे है, सब जगह। तुम पहले ये बताओ समझ में आया नहीं आया, पक्का। तो हर बार जब भी कोई सॉल्व करेंगे कोई भी रोलिंग मोशन का क्वेश्चन, तो उसको ब्रेक कर लो लीनियर और रोटेशनल में, लीनियर और, चलिए अब रोटेशनल का इक्वेशन लिखिए जरा। अब हम रोटेशन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब दैट इज सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सही है, समझ में आ रहा है नहीं। कहां पे ले रहे हैं भाई, अबाउट ओ, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट पॉइंट ओ। बोलो यहां तक समझ में आया, किसके अबाउट ले रहे रोटेशन, ओ पॉइंट के अबाउट। कहां ले रहे हैं, अब जरा बताओ, क्या अगर मैं ओ के अबाउट मोशन देखूंगा कि घूम रहा है वो, रोटेशनल मोशन किसके अबाउट देखूंगा मैं, ओ के अबाउट, तो तुम मुझको बताओ क्या mg sin थीटा उसमें कोई टॉर्क बना सकता है, mg sin थीटा क्या टॉर्क बना सकता है, अगर मैं सेंटर एक्सेस ओ पर मान लू तो बताइए। हाँ लेकिन अगर मैं ये वाले पॉइंट पे मानू, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ, ये बी मान लीजिए, अगर मैं कोई पॉइंट बी ले लूं तो क्या mg sin थीटा टॉर्क दे सकता है, तो दे सकता है, mg sin थीटा टॉर्क दे सकता है ना अबाउट बी, क्योंकि वो उस पॉइंट से दूर लग रहा है, और तब तो दे सकता है rf sin थीटा, rf याद है ना, टॉर्क इक्वल टू rf sin थीटा, डिस्टेंस इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा, याद है या नहीं, r क्रॉस f, याद है या नहीं, समझ में आ रहा है।
चलिए तो नेक्स्ट, लेकिन अभी मैं किसके अबाउट देख रहा हूं इस चीज को आसान करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए किसके अबाउट देख रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट देख रहे हैं, सी ओ जो पॉइंट है, ओ जो पॉइंट है सेंटर के अबाउट। तो वहां पर mg sin थीटा कैन नॉट गिव एनी टॉर्क, कैन नॉट गिव एनी, तो टॉर्क कौन देगा जरा बताओ, टॉर्क अबाउट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, जल्दी बताइए कौन देगा, फ्रिक्शन ही दे सकता है, क्योंकि देखो ओ से दूर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, ओ से दूर एक फोर्स लग रहा है, कितना एंगल पे, 90 डिग्री। कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या हम RF लिख सकते हैं, क्या हम RF लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए। R ले लीजिए, रेडियस ले लीजिए, R इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ले लें, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कैपिटल स्मॉल r कर देते हैं, स्मॉल r कर देते हैं, टेक इट एज R। समझ में आ गया सबको, जल्दी बताइए। टॉर्क का कोई और फॉर्मूला है, टॉर्क का कोई और फॉर्मूला है क्या जो तुमको पता हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई रिलेशन है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई रिलेशन है। F इक्वल टू एम ए को कन्वर्ट करो, F इक्वल टू एम ए को कन्वर्ट करो, F को बोलो कितना, M को बोलो कितना, A को बोलो कितना, क्या लिख पाऊंगा ऐसा। ये इक्वेशन नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। जब भी इस रोलिंग मोशन वाला क्वेश्चन होगा 100% यूज होगी ये इक्वेशन। समझ में आया, क्या मैं टॉर्क को आई एल्फा लिख सकता हूं या नहीं बताइए, बिकॉज टॉर्क इज आई एल्फा, याद रहेगा। F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। F इक्वल टू एम ए क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यहां से क्या हमको F का वैल्यू मिल गया, आई एल्फा बाई आर। बोलिए, अब तुम लोगों को एक और चीज पता होगी, एल्फा इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए, ए इक्वल टू एल्फा इंटू आर। तो एल्फा की वैल्यू क्या हो गया, ए अपॉन आर। तो मेरा फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको, एनी डाउट एनीवन, किसी को नहीं समझा तो बोल देना कौन सा समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रखना है, अरे दो फॉर्मूले याद रखो, V इक्वल टू ओमेगा आर और A इक्वल टू एल्फा आर, ये दोनों एक भाई बहन है ना, याद रखना है, एक जैसे ही है। बोलिए, एक बार क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन, एक बार क्या लिखना है, और फिर एक बार क्या लिखना है, रोटेशनल में टॉर्क लिखना है। रोटेशन में क्या लिखना है, अबाउट विच पॉइंट, अबाउट विच पॉइंट, ओ सेंटर ऑफ मास। और टॉर्क का वैल्यू बदल देना है, कैसे भी करके एक्सेलरेशन लाना है, कैसे भी करके लीनियर एक्सेलरेशन लाना है, कैसे भी करके क्या लाना है, लीनियर एक्सेलरेशन। और किसका वैल्यू निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का। आ गया, अब ये फ्रिक्शन फोर्स यहां रख दूं क्या इक्वेशन 1 में, और वहां से क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं बताओ। तो चलिए, तो प्रांजल को तो नींद आ रही है इतनी ज्यादा, क्या ही करेंगे। तो यूजिंग the value of friction force in equation 1 क्या मिल गया भाई, mg sin थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बताइए जल्दी से, और एम ए कॉमन ले लो यहां से। सो ऐसे करते हैं एक और, क्या मैं इसको एम के स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, बोलो। जब ऑब्जेक्ट ना पता हो तो क्या लिखते हैं, हाँ, जब ऑब्जेक्ट पता ना हो तो क्या लिखते हैं, एम के स्क्वायर। पता हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है भाई 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, 3/4 एम आर स्क्वायर, जितना भी हो। तो क्या एम सब उड़ जाएगा, बोलो एम उड़ जाएगा या नहीं, एम ए कॉमन ले लो। तो क्या बचा, कैन आई राइट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कट गया, क्या एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसे ही आ गया, जी साइन थीटा अपॉन, ये फैक्टर हमेशा आ जाता है ना, बोलो। ये वाला फैक्टर जब भी रोटेशन आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितने होते हैं, जी साइन थीटा।
नॉर्मल एक्सेलरेशन कितने होते हैं अगर लीनियर मोशन होता बस? तो बोलो, लीनियर मोशन होता, ऑब्जेक्ट सीधे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता और नीचे गिर रहा होता, कितने एक्सेलरेशन? जी साइन थीटा। कितने से गिरता? लेकिन जैसे ही वो रोल करने लगा तो नीचे किस फैक्टर से डिवाइड करना है? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट इन इट? किसी को कोई डाउट लग रहा हो? क्या करेंगे, तरीका क्या है करने का भाई? लीनियर इक्वेशन लिखो, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m में कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। फिर क्या कर दो? टॉर्क लिख दो रोटेशनल मोशन में, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास O, सेंटर पे लिख दो, और टॉर्क इक्वल टू RF, और टॉर्क का वैल्यू I अल्फा लिख दो, अल्फा को A में कन्वर्ट कर दो, तो यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू लिख के इक्वेशन 1 में रख दो। ऐसे तरीका याद रखोगे तो कुछ याद करना चाहते हो, वरना रटते रहो, बस रटते रहो। पहला केस 1, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर इफ ऑब्जेक्ट इज अ डिस्क, ठीक है। दूसरा, इफ इट इज अ सिलेंडर। तीसरा, इफ इट इज अ होलो स्फीयर। चौथा, इफ इट इज अ सॉलिड स्फीयर। 4, इफ इट इज सॉलिड। सॉलिड और होलो दोनों करना, ठीक है। होलो सॉलिड होलो दोनों करना। फिर सॉलिड होलो हो गया, ये भी सॉलिड होलो हो गया, डिस्क हो गया, रिंग, अगर ऑब्जेक्ट कोई रिंग है तो ये सबके लिए ए निकालना है, सबके लिए फाइंड ए। दिस इज होमवर्क, फाइंड ए। और ए में बस तुम्हें क्या करना है? के का वैल्यू रखना है। के क्या होता है पता लगे? के रेडियस ऑफ जायरेशन। कहां से निकलेगा? मोमेंट ऑफ एम के स्क्वायर इक्वल टू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर रख के सोल्व कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? या फिर यहां से भी कर सकते हैं भाई, जैसे मैं जिसको आई मत चेंज करो, आई को चेंज मत करो एम के स्क्वायर में, तो सीधा यहीं पे रख के और फिर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक करना है। थैंक यू सो मच।